स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बहुत अच्छे कंसेप्ट्स पे। उसमें पहला कंसेप्ट आज रहेगा हमारा बेसिक बफर के बारे में। आज सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों बेसिक बफर। ओके, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आज सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ sparingly soluble salt। ये कंसेप्ट बच्चों आज पढ़ना है हमें, तो चलो शुरुआत करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक योर नोट्स, टेक योर बुक एंड टेक योर सीट एंड लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट। शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एसिडिक बफर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। लास्ट सेशन देखा आपने, वहाँ पे हमने एसिडिक बफर के बारे में बहुत सारी डिस्कशन की थी। चलो एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। एसिडिक बफर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी वो सारी चीज़ें एक बार रिपीट करना है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी, एसिडिक बफर जो होता है वो कैसे बनता है जनरली। वो बनता है बच्चों वीक एसिड से, प्लस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। Having one common ion with weak acid। वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया वीक एसिड में, मैंने ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल। कल वाला वीडियो नहीं देखा ना तो एक बार देख लेना। यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल देके आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। कल हमने देखा था वीक एसिड का एक एग्जाम्पल H2CO3, जिसे हम बच्चों बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोनिक एसिड। अब ये लिया मैंने कार्बोनिक एसिड को, ओके। एंड कार्बोनिक एसिड जो होता है वो होता है एक वीक एसिड। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन में करवा रहा हूँ बच्चों एक स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग बेस मैंने लिया KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये हो गया बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस। इसके साथ रिएक्शन करवाया, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिया। तो ये कैसे आयोनाइज होगा बच्चों, ये आयोनाइज होगा 2K प्लस 2OH माइनस में। सही है, चलो बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब यहाँ से कैसे आयोनाइज करोगे आप, 2H प्लस CO3 2 माइनस में आयोनाइज करोगे। ओके, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब ये 2K प्लस एंड ये CO3 2 माइनस आपस में रिएक्शन करेंगे, बनाएंगे K2CO3 एंड प्लस आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा बच्चों पानी का मॉलिक्यूल H2CO3। ओके, तो जनरली H2CO3 एंड K2CO3 का जो सोल्यूशन होता है ये होता है बच्चों एसिडिक बफर। मैंने ये टेक्निक आपको कल भी पढ़ाई थी। अब आज सीखने वाले बच्चों बेसिक बफर क्या होते हैं। तो बेसिक बफर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिया, 1 2 3, ऑलराइट। सो आज बच्चों हम देखने वाले हैं बेसिक बफर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द बेसिक बफर। अब ये जो बेसिक बफर होता है, बेसिक बफर ये क्या चीज़ है, तो उसमें आगे की तरह ही आपको क्या लेना है, वीक एसिड नहीं, यहाँ पे हम लेंगे बच्चों वीक बेस। उसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, उसका रिएक्शन करवाएंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट लेंगे। उसमें क्या होना चाहिए, कॉमन आयन होना चाहिए, कॉमन आयन विथ वीक बेस के साथ उसका कॉमन आयन होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ फोकस करना है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं, चलो एक वीक बेस लेना है। चलो वीक बेस कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला वीक बेस आपको बताऊँगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है बच्चों वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये होता है बच्चों हमारा वीक बेस। अब ये वीक बेस मैंने लिया, ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस। अब ये वीक बेस ले लिया ना, चलो अब ठीक है। अब ध्यान से देखना, पूरे कंसेप्ट को पढ़ना है ना, तो ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी वाले वीक बेस को रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले लेंगे बच्चों यहाँ पे, मान लीजिए मैंने लिया बच्चों
HCl, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप चाहो तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, आप चाहो बच्चों यहाँ पे HNO3 ले लो, आपको जो ठीक लगे वो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने लिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जब इन दोनों का रिएक्शन बनेगा ना, तो प्रोडक्ट क्या आएगी, यहाँ से आपको आयोनाइज करना है इसको, तो आयोनाइज किया तो आपको मिला बच्चों यहाँ पे NH4 प्लस आपको मिला यहाँ पे OH माइनस, ऑलराइट। अगर इसको आयोनाइज किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे H प्लस एंड Cl माइनस। OH एंड H क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे H2O का मॉलिक्यूल, ओके। NH4 एंड Cl क्या बनाएगा, वो बनाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड, बनाएगा अमोनियम क्लोराइड को। तो ये बच्चों अमोनियम क्लोराइड जो बना, ये है सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बच्चों वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का एक सॉल्ट है। ये हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि NH4OH का सॉल्यूशन प्लस NH4Cl का सॉल्यूशन जो होता है, इसे कंबाइनली हम बोलेंगे क्या, इसे हम कंबाइनली बोलेंगे बच्चों बेसिक बफर। इसे हम कंबाइनली क्या बताएंगे, इसे हम बताएंगे बेसिक बफर। बेसिक बफर का काम क्या होगा, बेसिक बफर का काम होगा जो बेस दिया है उसकी pH ग्रेटर देन 7 को मेंटेन रखना, pH को ग्रेटर देन 7 को मेंटेन रखना, ये होता है उसका मेन फंक्शन, ओके। तो ये चीज़ें समझनी है आपको ध्यान से, ऑलराइट। अब लास्ट वाली जो सारी डिस्कशन ली थी वही डिस्कशन पे आगे बढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट वाला सेशन देखा हुआ है तो वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ था हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन को, ओके। हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन क्या था, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो ठीक है। तो लास्ट में पढ़े थे बच्चों हम हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन को। हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन क्या था, pH इज इक्वल टू होता क्या है, pK का वैल्यू, राइट, प्लस होता है बच्चों लॉग, और राइट यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था बच्चों कॉन्जुगेटेड बेस मतलब कि A माइनस। वो आगे के वीडियो में ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक बार देखना ध्यान से, उसे समझना, राइट। डिवाइड बाय आएगा बच्चों एसिड कौन सा था, HA वाला, ओके। ये एसिड के लिए था एंड आई एम श्योर आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की थी। इसके बेसिस से आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, कॉन्जुगेटेड बेस जो होता है A माइनस, ये तो सॉल्ट से आता है, ये वाला एसिड था, तो इससे एक इक्वेशन ये भी बन सकता था। अगर इसी इक्वेशन को आप चाहो तो इस तरह पे लिख सकते हो कि pK का वैल्यू प्लस यहाँ पे लिखा मैंने लॉग, यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एंड यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ओके। इस तरह भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये कहाँ से आता है, ये आता है सॉल्ट से, ये तो क्या है एसिड है, ये बनता है pH का वैल्यू, ओके। सो आई एम श्योर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या था, हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन। ये क्या था, ये था हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन। ये था हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन जो ऑलरेडी आपने पढ़ के रखा है ना। अब क्या आ रहा है तो ध्यान से देखना। अब जो आ रहा है ना वो सेम इसी तरह से आपको करना है। मानो मैंने कोई भी वीक बेस ले लिया, अगर आपने वीक बेस लिया होता तो यहाँ पे क्या करते, pH की जगह पे आप क्या लिखते बच्चों, POH लिखते, pH की जगह पे, तो POH इज इक्वल टू pK के जगह पे क्या लिखते बच्चों, PKB लिखते, उसके प्लस यहाँ पे क्या लिखते, लॉग लिखते, सही है। यहाँ पे क्या आता, कॉन्जुगेटेड बेस की जगह आता कॉन्जुगेटेड एसिड, क्या आता, कॉन्जुगेटेड एसिड आता। कॉन्जुगेटेड एसिड मतलब यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव आयन, तो मैंने यहाँ पे लिया BH4 प्लस आयन, ओके। एंड नीचे क्या आता बच्चों, नीचे आता बेस, ओके। तो ये होता है हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन फॉर दी बेसिक बफर। करना कुछ नहीं है, pK को चेंज कर दो PKB में, pH को चेंज कर दो POH में। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहेगा, सॉल्ट डिवाइड बाय बेस, ये हो गया सॉल्ट एंड ये आया बेस, सो सॉल्ट डिवाइड बाय बेस। अब एक चीज़ यहाँ पे फोकस करनी है, इफ़ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस एंड इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड इज सेम देन pH ऑफ बफर सॉल्यूशन विल बी सेम एज pK ऑफ द बेस एंड pK ऑफ द अमोनिया, ओके। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी थी, ऑलराइट।
एंड अगर अमोनिया के केस में बात कर रहे हो ना, तो 9.5 ये pKb का वैल्यू होता है, वो ध्यान रखना। ओके, pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डाइल्यूशन, वो आपको फोकस करना है। डाइल्यूशन से बफर की pH पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर? डाइल्यूशन से बफर की pH पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो pH कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, pH अल्टर्ड नहीं होती इससे, ये चीज़ें ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट निकालो इसका। हो गया स्क्रीनशॉट बच्चों? स्क्रीनशॉट हो गया? चलो ठीक है, बहुत अच्छे। अब बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ द स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं? तो वैसे सॉल्ट जो इजीली सॉल्युबल ना हो। बफर में से सिर्फ इतना ही आपको करना था। अब देखो सबसे पहली चीज़ हाइड्रेशन क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक पानी लिया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर में मैंने पानी भरा। चलो थोड़ा कलर चेंज कर देते, इसके अंदर मैंने पानी भरा, पानी का कलर ले लो भूरा। ओके, यहाँ पे मैंने पानी भरा। अब ध्यान से समझना, ध्यान से कंसेप्ट को समझना, तब जाके मज़ा आएगा, तब जाके समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, मैंने पानी भर दिया। अब जब मैंने पानी भरा यहाँ पे, तो पानी के पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कुछ इस तरह से हो गए, OH2O वाले। ओके, ये थे H2O वाले मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखना, मैंने इसके अंदर क्या डाला, मैंने इसके अंदर एक सॉल्ट डाला। सॉल्ट है मेरा बच्चों KCl। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट है मेरा KCl। तो K पे प्लस है, Cl पे माइनस है। अब होगा क्या, ऑक्सीजन पे -2 डेल्टा चार्ज होगा, वो आप सब जानते हो बच्चों। तो इसके बीच में एक टेम्पररी नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। एंड ये H+ होगा प्लस डेल्टा वाला, ये H+ होगा प्लस डेल्टा वाला, इन दोनों के बीच में भी एक टेम्पररी बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। जब ये बॉन्ड बनते हैं ना बच्चों, तब रिलीज होती हुई एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तब जो रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रेशन एंथैल्पी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी का वैल्यू लेटाइस एंथैल्पी से ज़्यादा हो, लेटाइस एंथैल्पी या फिर लेटाइस एनर्जी से ज़्यादा हो, तब जाके सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट सॉल्युबल होता है, सॉल्ट इज सॉल्युबल। ये चीज़ मैंने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाई थी। क्लियर? अब कई बार होता क्या है, कई बार क्या होता है बच्चों, कई सारे सॉल्ट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से सॉल्युबल हो जाते हैं। अगर वो बहुत अच्छी तरह से सॉल्युबल हो गए ना, तो सॉल्युबिलिटी उसकी कैसी आएगी? बहुत बेटर आएगी। अब जो कैटेगरी हो ना, उस कैटेगरी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो कैटेगरी नंबर 1 है वो क्या है? कैटेगरी नंबर 1 है सॉल्युबल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी, सॉल्युबिलिटी वो होगी ग्रेटर देन 0.1 मोलर। अगर किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से ज़्यादा है, तो वो सॉल्ट्स कैसे कहलाएंगे बच्चों? सॉल्युबल सॉल्ट। ओके, अगर जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों वो 0.0, मैं बता रहा हूँ आपको कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2। अगर बच्चों जो सॉल्युबिलिटी है वो 0.01 मोलर से लेके 0.1 मोलर के बीच में आ रही है। ओके, 0.01 से लेके 0.1 के बीच में सॉल्युबिलिटी अगर आती हो, तो उस टाइप के सॉल्ट को बच्चों बोला जाएगा स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। कई सारे सॉल्ट ऐसे भी हो गए बच्चों जो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो रहे। अगर कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहे तो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन जाएगी, सॉल्युबिलिटी जाएगी, वो 0.1 से ज़्यादा होगी। ध्यान रखना, याद रखना, और कुछ नहीं करना यहाँ पे। अगर सॉल्युबिलिटी 0.1 से ज़्यादा तो सॉल्युबल, अगर सॉल्युबिलिटी 0.01 से लेके 0.1 के बीच में, तो वो हुआ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। ओके, अब तीसरी कैटेगरी में बताने जा रहा हूँ। अगर बच्चों सॉल्युबिलिटी जो है, अगर सॉल्युबिलिटी हुई 0.1 मोलर से कम, 0.01 मोलर से कम हुई सॉल्युबिलिटी, तो वो होता है बच्चों स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये होता है बच्चों स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ऑलरेडी आपने, वी हैव ऑलरेडी नो दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड इन वाटर वेरीज अ ग्रेट डील। ये क्या बताना चाहते हैं बच्चों कि इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर आप पानी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है, पानी ले लिया। अब मैंने, मेरे पास 3 सॉल्ट है, देखो मैंने, मेरे पास 3 सॉल्ट ला के रखे। एक है बच्चों NaCl, एक है बच्चों मेरे पास K2SO4, एक है बच्चों मेरे पास Ki। अब मेरे पास 3 सॉल्ट हो गए। अब ध्यान से देखना यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे Na+ से आप डिसोशिएट करोगे, प्लस Cl- में डिसोशिएट करोगे, ठीक है ना। एक बार Na+ से डिसोशिएट करोगे, एक बार Cl- से डिसोशिएट करोगे। यहाँ पे आप कैसे डिसोशिएट करोगे? आप डिसोशिएट करोगे बच्चों 2K+ से, प्लस आप डिसोशिएट करोगे बच्चों SO4 2- से।
यहाँ पे आप डिसोशिएट कैसे करोगे, के प्लस है प्लस आई माइनस है, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आई माइनस का जो साइज़ होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, इसका साइज़ जो होता है साइज़ वो बहुत हाई होता है। मतलब क्या होता है कि अगर आपने इसे पानी में डाला तो के इतना छोटा है, आई इतना बड़ा है। ओके, अब होगा क्या, आपने H2O लिया, OH, ओके, H के ऊपर प्लस चार्ज है, S के ऊपर प्लस चार्ज है बच्चों, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, उस केस में आयोडीन का डिसोल्यूशन, मतलब आयोडीन उतने अच्छी तरीके से हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज नहीं करेगा। तो ये जो सॉल्ट हुआ ना वो कैसा हुआ बच्चों, लेस सॉल्युबल सॉल्ट। ओके, जहाँ पर अगर इस केस की बात आ रही है जब दोनों की साइज सेम हो रही है, तब उस केस में वो अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। अगर अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इसे भी डिसॉल्व करना इसे भी डिसॉल्व करना आसान हो जाएगा, दोनों की साइज सेम आ रही है, Na+Cl-। तो यहाँ पे आप H2O का मॉलिक्यूल ले लो। ओके, यहाँ पे माइनस डेल्टा जाएगा, इसके बीच में बॉन्ड बनना आसान, इसके बीच में भी बॉन्ड बनना आसान होगा। ओके, सो टेम्पररी Na+ एंड Cl- को रिलीज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एंड इस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी लेटाइस एंथैल्पी से बड़ी हो जाती है, NaCl अच्छे तरीके से सॉल्युबल होता है। इसी तरह से आप देखो तो पानी में अगर सॉल्ट डाला तो अच्छी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा। ओके, किया इतना अच्छे तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है बच्चों SO4 2- की साइज़ पे। ये भी सॉल्युबल होता है बच्चों, पर वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, एंड ये अच्छा तरह से सॉल्युबल सॉल्ट होता है। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट में बच्चों मैं आपको लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम का पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है बच्चों KSP। बेसिकली बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए हैं, पर आपको वो सारे कंसेप्ट को प्रिपेयर नहीं करना है, बहुत कम कंसेप्ट को एक वीडियो में आपको दे दूंगा कि जहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कौन से कंसेप्ट को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बस उतने कंसेप्ट को फोकस कर दिया तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आप रेडी हो जाओगे, एंड कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। एक चीज़ जो आपको फोकस करनी है वो ये है बच्चों कि अगर पॉसिबल हो रहा है तो एल्सेटेलियर प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देना, क्योंकि वो रिपीटेड फॉर्मेट में पूछा गया है। तो जो रिपीटेड फॉर्मेट में पूछा जाता है उससे तो फोकस करना ही है। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस वीडियो। ओके, ये सारी चीज़ें करना है बस। ओके, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे, एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।